Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, हमारे आईटी सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो आइए मैं इलेक्ट्रो स्टडीज के अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है एपिसोड सेकंड का। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले पे कुछ बात करने वाले हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन हमारे इलेक्ट्रो स्टडीज में कैसे किया जाता है ना। उस पे कई टाइप के हम क्वेश्चन लेंगे और हमने पढ़ा भी है हमारे पिछले। अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी को आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, हमारा तो ये आईआईटी सीरीज चल रहा है, आईआईटी सीरीज का ये क्वेश्चन चल रहा है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे बेसिक से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सीख सकते हैं। व्हाई कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों करते हैं। खैर, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, कि एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू जो कि फिक्स्ड है और इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू एंड मास एम। इसका मास m है और चार्ज कितना है बच्चों? इसका माइनस क्यू है ना। इसको फेंका जाता है कुछ सम वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, किसी एंगल पे फेंक दिया गया। इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा, इस एंगल को क्या बोलता हूं मैं? थीटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कैपिटल क्यू ये फिक्स्ड है, दूसरे चार्ज पार्टिकल जिस पर माइनस चार्ज है माइनस क्यू जिसका मास m है उसको भी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है किसी एंगल थीटा पर। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये कि बताओ क्या होगा अगर नहीं फेंकेंगे तो। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूं तो होगा क्या कि माइनस चार्ज पार्टिकल इससे अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी न किसी वेलोसिटी से यहां से फेंक दिया जाए कि वो कहां चला जाए, एस्केप कर जाए, इसके फील्ड से एस्केप कर जाए। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ v, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ v की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट चार्ज पार्टिकल स्केप कर जाए, मतलब बाहर भाग जाए, स्केप फ्रॉम द फील्ड ऑफ किसके फील्ड से? कैपिटल क्यू। मतलब कैपिटल क्यू जहां तक फोर्स लगा पा रहा है इस पर, है ना, वहीं उसका फील्ड होगा, उस फील्ड के जस्ट बाहर चला जाएगा। क्योंकि जस्ट बाहर चला जाएगा तो वो स्केप हो जाएगा क्योंकि वो वापस आ ही नहीं पाएगा। फील्ड के बाहर गया तो वापस नहीं आ पाएगा। तो उस वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें बतानी है कि वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें बेसिकली? तो हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल अगर स्केप कर जाता है तो स्केप कर जाएगा, इसका मतलब जस्ट स्केप करने के लिए अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू पूछूं कि कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्केप कर जाए, तो ये इनफाइनाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। क्योंकि वेलोसिटी तो उसकी कुछ भी हो सकती है, चाहे ज्यादा से ज्यादा कितना भी वेलोसिटी दे दो इनफाइनाइट से निकल जाएगा वो, है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना भी वेलोसिटी दे दो इसकी फील्ड से निकल सकता है। लेकिन मैं कम से कम वो वेलोसिटी पूछ रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि कम से कम वो वेलोसिटी बताओ, मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये फील्ड से बाहर निकल जाए, तो जस्ट फील्ड के बाउंड्री पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए। जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अपने आप वो बाहर हो जाएगा, उसकी फिर उसके बाद चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा आप वेलोसिटी अगर इसको दे देते हैं तो होगा क्या कि जैसे ही वो इनफाइनाइट पहुंचेगा, इसकी फील्ड के जस्ट बाहर पहुंचेगा, तो जस्ट बाहर पहुंचते इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह जाएगी, है ना। तो ज्यादातर लोग बात मिनिमम वेलोसिटी की भी करते हैं, है ना, मिनिमम वेलोसिटी की भी करते हैं। तो हम मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। Why conservation of energy is applicable in this situation? तो मैं बेटा बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपका, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो, और जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स किसी दो पार्टिकल्स पे लग रहे हो तो हमेशा उस सिस्टम का हमेशा क्या कंजर्व रहेगा, हमेशा उन दोनों सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने कंजर्व कर दिया कि जब ये यहाँ पे था और जब ये फाइनल पोजीशन मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच गया। तो जब ये चार्ज पार्टिकल
इनफाइनाइट पहुंचेगा तो हम क्या मान रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो चुकी होगी, क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। और अगर मिनिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कम से कम वेलोसिटी, क्योंकि उससे ज्यादा अगर कोई वेलोसिटी दे दूंगा तो इनफाइनाइट से बाहर निकल ही जाएगा, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे कितनी है, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो फिक्स्ड है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों बनेगा आपका हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली। तो इनिशियल में इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल में इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा माइनस में k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में r। क्यों माइनस लिया, क्योंकि चार्ज का साइन रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका तो जीरो ही रहने वाला है, ये फिक्स्ड है, लेकिन इसका भी जीरो हो जाना है इनफाइनाइट में पहुंचने के बाद, इसके फील्ड से जस्ट निकलने के बाद जीरो हो जाना है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जानी है, जीरो, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जब ये इनफाइनाइट पोजीशन में पहुंच जाएगा, जब ये बहुत दूर पे पहुंच जाएगा, जब इसके फील्ड से निकलने वाला होगा तो वो इनफाइनाइट पोजीशन ही होगा। तो उसको हम बोलेंगे जैसे ये फील्ड से निकल रहा होगा तो इनफाइनाइट पोजीशन हो गया होगा, और वहां पे इनफाइनाइट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हम मानते हैं, जीरो है। तो फील्ड जहां तक इसका होगा उसी को हम इनफाइनाइट मानते हैं, बेसिकली यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको सॉल्व कर दीजिए, और अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे रफ्तार आ जाएगी आपकी। रफ्तार कितनी मिली आपको, रफ्तार मिला बेटा आपको 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में कितना m इंटू में r, वो भी रूट में। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पोजिशन, है ना, एट विच ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के चला जाएगा उसके। तो ये मिनिमम वेलोसिटी हुई। तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, मैंने पूछा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ v, तो मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी से ज्यादा मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा ज्यादा होनी चाहिए इसकी वेलोसिटी से। मतलब ऐसा लिख सकते हैं आप कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट में कितना 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में m इंटू में r। और अगर मिनिमम पूछता है तो मिनिमम तो ये है ही, है ना, दिस इज द वेलोसिटी। तो भैया ये हमारा काम हो गया, ये हमने वेलोसिटी निकाल ली। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना, स्क्रीन पॉज करके उतारते रहिएगा इसको, है ना, क्योंकि टाइम नहीं है कि उसको क्या नाम है बहुत ज्यादा वो किया जाए। तो खैर स्क्रीन पॉज करके इसको उतारते रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता हूँ बेटा, कि दूसरा क्वेश्चन में ये कहता हूं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी। नोट करते रहिएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वी एंड थीटा, वी एंड थीटा। दूसरा क्वेश्चन बन गया ये हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन, v एंड थीटा, थीटा की वैल्यू सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, पार्टिकल की स्पीड चेंज ना हो, डज नॉट चेंज। पहली बात तो ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में थीटा का कोई फर्क पड़ रहा था क्या? तो आंसर है नहीं, थीटा का कोई टर्म नहीं है यहाँ पर। और अगर थीटा का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब इस थीटा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल को चाहे ऐसे फेंको, चार्ज पार्टिकल को चाहे ऐसे फेंको, चार्ज पार्टिकल को चाहे जिस डायरेक्शन में फेंको, वो इनफाइनाइट पे जाने वाला है। इतनी स्पीड से उसको फेंक दिया गया तो वो इनफाइनाइट पक्का जाएगा। हाँ, इसके डायरेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं फेंकना है, इस डायरेक्शन में नहीं फेंकना, इस डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में फेंक दोगे तो वो इनफाइनाइट पे ही जाने वाला है ना, क्योंकि इसी डायरेक्शन में फेंक दोगे तो वो तो लड़ जाएगा। वो तो खुद ही खींच रहा था, तुम्हें तो भगाना है इसको ना, इनफाइनाइट पोजीशन पे वो खुद ही खींच रहा था, उसी डायरेक्शन में अगर तुम फेंक दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में इस स्पीड से ज्यादा स्पीड ले लो या इतनी स्पीड दे दो तो वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ v एंड थीटा सच दैट स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, पार्टिकल की स्पीड क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको सुना तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पीड ना चेंज हो, क्योंकि स्पीड तो चेंज होना ही होना है, फोर्स तो लग रहा है, और अगर फोर्स लग रहा है या तो हो सकता है स्पीड बढ़े या तो हो सकता है स्पीड घटे, लेकिन स्पीड चेंज होना है, लेकिन स्पीड चेंज होना है ना। तो मैंने सोचा हाँ यार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पढ़ा था कि कहीं स्पीड चेंज नहीं होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है यूनिफॉर्म तरीके से तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ड्यू टू द डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है लेकिन इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो हमने सोचा क्यों ना
ये जो चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, इस स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल को इस कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द घुमा दिया जाए किसी न किसी स्पीड से, जिसका मास q एंड मास q, जिसका चार्ज q माइनस और मास m है। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर सर्कुलर मोशन में अगर मैं घुमा दूं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में घुमा दूंगा तो इसकी स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन में घुमा दिए यूनिफॉर्म तरीके से तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, है ना। तो आंसर क्या बना, पहला का आंसर तो आ गया कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा इज मस्ट बी 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना, थीटा दिया था। तो 90 डिग्री पे अगर फेंका जाएगा तो ये क्या करेगा, अगर 90 डिग्री फेंका गया तो ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अच्छा, इसकी स्पीड कैसे कांस्टेंट हो जाएगी, ध्यान से सुनो। स्पीड कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, देखना पड़ेगा कि क्या इसकी स्पीड घटने वाला कोई ऐसा फोर्स है जो इसकी स्पीड घटा रहा है। तो अगर मैं ये सब चीज को वैक्यूम में कर रहा हूं और ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहा हूं, तो ध्यान से अगर तुम देखना तो इस माइनस क्यू क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करते हुए इस पार्टिकल क्या करेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जस्ट सेंटर से बाहर। तो जस्ट सेंटर से बाहर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, mv स्क्वायर बाई में r, जो भी रेडियस है mv स्क्वायर बाई में r। ये mv स्क्वायर बाई में r ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और ये बैलेंस करेगा तो बैलेंस कर देगा, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में नाच रहा होगा। तो देख रहे हो ध्यान से, अगर तुम क्या इस स्पीड के रोकने वाला कोई है या फिर सपोर्ट करने वाला कोई है ना। इसकी स्पीड तो तभी चेंज होगी जब इसके डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं जो इसके डायरेक्शन में है, या फिर ऐसा कोई फोर्स नहीं जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ना तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना तो इसकी स्पीड घटेगी। दैट मींस इसकी स्पीड क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर दिया, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है ना। तो इस कंडीशन में Fe मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r बेटा। और Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। k q1 ये है, q2 ये है, तो k q1 स्मॉल q2 अपॉन में r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई में r हो गए बेकार, r हो गया बेकार, बचा सिर्फ r यहां पर। और स्पीड हमें चाहिए थी, m की वैल्यू यहां उठा लो, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई बेटा, v बराबर तुम्हारे पास आ गया v इज इक्वल टू रूट में के क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में m इनटू में कितना हो गया r। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोचा जाता है कि क्या हो रहा होगा, पहले सोचा जाता है क्वेश्चन को ऐसा क्या हो रहा होगा, है ना। तो स्क्रीन पॉज करके उतारे, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, है ना। जल्दी उतारो, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है कि एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे ऐसा बनाता हूं, एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q और जिसका मास स्मॉल m है। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है आइडेंटिकल स्मॉल q, उसका भी मास m है। इनके बीच का सेपरेशन है बेटा अभी स्मॉल r, और दोनों फिक्स्ड नहीं है ना, दोनों फ्री है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। तो भागेंगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो इनकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी ना। तो क्वेश्चन बेटा आपसे यही पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स मतलब दोनों पार्टिकल का, व्हेन या एट इंस्टेंट सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स become 2r, है ना। तो बताना ये है कि इनकी स्पीड्स क्या होंगी, इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी जब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो चुका होगा, 2r। तो कोई खास बात नहीं, जैसे ही रिलीज करोगे, जैसे तुम इस दोनों चार्ज पार्टिकल को रिलीज करोगे, दोनों चार्ज पार्टिकल भागेंगे, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2r। तो सबसे पहले इसको बना लो, फिर सोचते हैं। तो
तो इनके बीच का सेपरेशन हो गया बेटा 2r, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल q मास m, ये हो गया बेटा तुम्हारा स्मॉल q मास m, इनके बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया है 2r। तो इनके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ये मैंने मान ली कितना v, पहले माना करो, यहां भी हमने मान लिया कितना v। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में उठ रहा होगा, सर दोनों का स्पीड आप कैसे नहीं मान सकते, आप कैसे जाने कि दोनों की स्पीड v ही होगी। तो आंसर है हाँ, मैं जान सकता हूं कि इनकी स्पीड v ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मास बेटा सेम है, दोनों का मास सेम है ना। ध्यान से अगर तुम देखो तो तुमने पढ़ा होगा नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल 0, दोनों चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स 0 है ना, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल इस पे जितना फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में लगाएगा। और अगर दोनों पर फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि नेट फोर्स बराबर 0, तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। और सिस्टम का मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या, इसका m1v1 बराबर इसका m2v2, क्योंकि इनिशियल में इसका कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो इसका m1v1 बराबर m2v2। तो m1v1 दोनों का मास सेम होने के कारण दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, हमेशा तो सेम। जितना उसका स्पीड होगा उतना इसका स्पीड होगा, जिस तरीके से उसका स्पीड बढ़ेगा उस तरीके से इसका स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये तो पता चल गया कि दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम। और एक बात हमें और पता है कि अभी सर ने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा तब होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। जैसे तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। वन थिंग इज वेरी मच क्लियर दैट कि ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और इनिशियल वाला हमेशा सिस्टम का होगा, क्योंकि दो पार्टिकुलर दोनों का एक साथ काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा यहीं से। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो रिलीज किया गया तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0। तो यहां क्या लिखोगे, 0 प्लस 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का साथ में मिला के बताओ, दोनों का ही होता है, एक का तो होता ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज पार्टिकल का। जब इनिशियली मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा क्या लिखूंगा, लिखूंगा बेटा के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना r इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, इसका भी हाफ mv स्क्वायर और इसका भी हाफ mv स्क्वायर, तो क्या लिखेगा 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर। 2 क्यों लगाया, दोनों का साथ में लिख दिया मैंने। अब पोटेंशियल एनर्जी जब लिखूंगा तो दोनों का सेपरेशन 2r हो गया, तो क्या लिखूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया बेटा 2r। बस इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ गया आपके पास, स्पीड आ गई। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो के क्यू स्क्वायर बाई आर है, ये उधर जाके माइनस होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r, तो कितना बचेगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r बचेगा, जब ये इससे माइनस होगा उधर से आकर। एंड दिस इज इक्वल टू ये 2 और 2 गायब हो गया, तो कितना बचा m इंटू में v स्क्वायर। और जब v की वैल्यू जब यहां पे लिखोगे तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा रूट में, v की वैल्यू रूट में कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2mr। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है ना। समझ में आई बात, तो इसको करिए, नोट करिए, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा उसी को मैं बदलता हूं। आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा सर कि दोनों का मास अलग अलग लेने तो क्या होगा, है ना। आइए दोनों मास अलग अलग लेके करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज हम ले लेते हैं कितना है, स्मॉल क्यू, और दूसरा चार्ज पार्टिकल, देखो चार्ज भी मैंने अलग कर दिया, लो इस पर कितना है -3q। इसका बेटा मास हम ले लो 2m ले लो, चलो इसका मास कितना ले लो 2m ले लो, और इसका मास कितना ले लो m ले लो। तो बताना ये है कि अगर इनके बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना है d/2 है ना। तो बताना ये है कि जब इसे छोड़ दूंगा तो क्या करेगा, ये एक दूसरे के पास में आएगा, तो पास में आएगा तो इसे d कर लो। इनके बीच का सेपरेशन कितना है d। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ चार्जेस when separation between them become
हाफ, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, है ना। तो चलो बेटा इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, नाम दे दिया इसका, है ना। तो जब ये आएगा पास में आएगा तो इनका सेपरेशन घट चुका होगा, घट के ये क्या हो गया होगा, इनके बीच का सेपरेशन d/2 हो चुका होगा, मैंने मान लिया, लो ये d/2। तो इसका भी कुछ ना कुछ स्पीड होगा इस डायरेक्शन में, मैंने मान लिया कितना v1, और इसका डायरेक्शन कितना, इसका v2, है ना। तो इसका स्पीड कितना हो गया v1 और इसका स्पीड कितना हो गया v2। इसका चार्ज जो पता था आपको, चार्ज कितना है q, मास है 2m, और इसका चार्ज कितना है माइनस में 3q, और इसका मास कितना है m, है ना। तो हमें v1 और v2 पहले निकालना होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होगा, रिलीज कर दिया, नेट फोर्स 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन नेट फोर्स 0 होने के कारण मोमेंटम भी कंजर्वेशन होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फिर से बोल रहा हूं, सिस्टम की बात चल रही है, हमेशा मोमेंटम सिस्टम का ही कंजर्व किया जाता है, इसे एक पार्टिकुलर थोड़ी ना कंजर्व करोगे वहां पर, है ना, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, सिस्टम पे 0 नेट फोर्स है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा तो नेट उस पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन वहां से कुछ मिलता ही नहीं है, हमें सिस्टम से ही मिलता है ना। सिस्टम पे ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम वो भी नहीं चल रहा था, वो भी नहीं चल रहा था, इनिशियली जब छोड़ा गया था तो इसकी ये u बराबर 0 से स्टार्ट किया होगा, ये भी u बराबर 0 से स्टार्ट किया होगा, दोनों का मोमेंटम कितना था 0, तो 0 कितना होगा 0 + 0, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनली ये ऐसा बन गया, और फाइनली अगर ऐसा बन गया तो ध्यान से देखो तो 2m मास का पार्टिकल इधर चल रहा है v1, तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तो क्या लिखेंगे 2 × m × v1, और m मास का पार्टिकल लेफ्ट साइड में चल रहा है, नेगेटिव मोमेंटम हुआ तो क्या लिखेंगे माइनस में m × v2। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस टाइप से लिख दिया मैंने। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो क्या लिखेगा, लिखेगा m × v2 इज इक्वल टू 2 × v1, कट गया क्या, कुछ m कट गया था ना, m कट गया, तो मतलब दूसरे वाले पार्टिकल की जो रफ्तार है वो पहले वाले पार्टिकल का क्या है, दुगना है, वो पहले वाले पार्टिकल क्या है, दुगना है। अगर पहले वाले पार्टिकल की रफ्तार में v मान लूं तो v2 कितना हो जाएगा 2v। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं यही मान ही लेता हूं, तो मैं v1 को क्या मान ले रहा हूं, v1 को v मान ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2v। समझ में आई बात। अच्छा, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है अब तुमको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिस्टम का। वेरी गुड बेटा। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, इनिशियल में 0 रफ्तार रखा था, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में 0 था, दोनों का 0 था, 0 प्लस कितना हो गया बेटा 0 प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों का साथ है, बताओ k q1 q2 का यार, लेकिन चार्ज को साइन के साथ रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, तो कितना आ जाएगा माइनस में आएगा तुम्हारे पास k स्मॉल q इनटू में कितना 3q अपॉन में कितना है r मतलब d, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर, है ना, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर, ऐसे कर लो, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में k q इंटू में कितना 3q, चार्ज कितना है 3q है इसका, अपॉन में सेपरेशन हो गया d/2। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं सॉल्व करने की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से अगर तुम देखो तो ये तो 0 है ना, ये कितना बना उसको देख लो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 3kq स्क्वायर अपॉन में d, और उधर से उसको उठा ला तो प्लस में आ गया, प्लस में आ गया 2 3kq स्क्वायर अपॉन में d, 2 कहां से, हाँ 2 ऊपर चला गया 6 हो गया ये, दिस इज 6 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ v1 वेलोसिटी किसका माना था मैं, इस वाले पार्टिकल का, और इसका मास कितना है 2m, तो क्या लिखूंगा हाफ ऑफ 2m, हाँ साहब 2m इंटू v स्क्वायर, गॉट माय पॉइंट। तो यहां पे कितना इसका मास है m, इसका वेलोसिटी 2v, तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ मास m इंटू में 2v का होल स्क्वायर। आर यू विद मी, बस सॉल्व करते चले जाओ, सॉल्व कर दो कि v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी तो मैं यहां क्या लिखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, चलो डिलीट कर दिया और इसी को सॉल्व करूंगा मैं,
है ना। ध्यान से अगर तुम देखो तो जब तू सॉल्व करेगा उसकी वैल्यू तो ये हाफ हाफ कट गया, तो सिर्फ कितना बचा mv स्क्वायर, प्लस में वहां कितना बचा, वहां पे बचा 2mv स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पे जब सॉल्व करेगा, यहां पे सॉल्व करने के बाद क्या बनेगा 3kq स्क्वायर अपॉन में d, इसको सॉल्व कर देना बेटा, कितना बनेगा 3mv स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कितना 3kq स्क्वायर अपॉन में d, 3 और 3 हो गए फ्री, है ना। अब ध्यान देखो v की वैल्यू, v की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखो तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई आंसर, v इज इक्वल टू रूट में kq स्क्वायर अपॉन में m इंटू में d, रूट में है kq स्क्वायर अपॉन में m इंटू में d, दिस इज द स्पीड। तो पहले वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी है v1, है ना। तो पहले वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड v1 थी, तो पहले वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड v1 और v1 की वैल्यू v के बराबर थी, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई रूट में kq स्क्वायर अपॉन में md स्क्वायर, लेकिन दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी थी बेटा 2v, दोगुनी थी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया kq स्क्वायर अपॉन में md स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सोच सोच के कि कैसे होगा, मास सेम हुआ तो ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स क्या हो गया जीरो, तो ये बेसिकली ऐसा हुआ, है ना। एक सिचुएशन और दिखा रहा हूं, एक सिचुएशन और पहले क्वेश्चन वाला है जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, मैं उसको दिखा रहा हूं, जरा इसको सीखना कि मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। कैसे खुलेगा ध्यान सुनो, कि अगर मैंने बोला बेटा ये चार्ज फिक्स्ड है कैपिटल क्यू, आर सेपरेशन पे वही चार्ज पार्टिकल ले लो स्मॉल क्यू, मास एम, इसका भी मास ले लो, लेना चाहते हो तो लो, ले लो मास एम, इसका भी ले लो, ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो अगर मैं तुमसे ये पूछता कि बताओ इसकी स्पीड कितनी है जब इसका सेपरेशन 2r हो गया, फेंका गया ना, मान लो कि स्पीड सीधा फेंका गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये खींच रहा होगा तो इसकी स्पीड कम होगी, और अगर इसकी स्पीड कम होगी तो मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि क्या इसकी स्पीड घटेगी ना, और घटेगी तो जब इसका सेपरेशन 2r हो चुका होगा, दोगुना हो जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो क्या लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर मोमेंटम, है ना। तो यहां क्या लिखोगे, यहां मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन is not valid, is not valid here, why, सुनो ध्यान से, क्यों नहीं वैलिड, तो वैलिड इसलिए नहीं है कि बेटा नेट फोर्स जीरो नहीं है यहाँ पर, अरे सर यहाँ तो है नेट फोर्स जीरो है, ये इसको लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे, ये इसको खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा होगा, दोनों सेम फोर्स है, हाँ सही बात है, सेम फोर्स है, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा, अरे सिस्टम पे कूलम्बिक फोर्स जीरो हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये वाला तो जीरो हो गया, लेकिन एक फोर्स और है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये तो कट हो गया एक दूसरे से, गायब हो गया, लेकिन एक फोर्स और है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, हिंज्ड है, हिंज्ड, फिक्स्ड किया हो ना। तो अगर फिक्स्ड किया हो तो या तो फिक्स्ड करने का क्या मतलब है, या तो मैं किसी कील से, किसी नेल से इस चार्ज पार्टिकल को ठोक दिया, या फिर कोई बच्चा है या कोई लड़का है जो उसको इस चार्ज पार्टिकल को पकड़ के बैठा हुआ है, तो अगर पकड़ के बैठा हुआ है तो वो भी एक्स्ट्रा एक फोर्स लगा रहा है ना, तो दोनों चार्ज पार्टिकल नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि जब तू कील ठोकेगा इस चार्ज पार्टिकल को रोकने के लिए, तो कील ठोक देगा तो वो कील भी इसको रोक के रखा है, रोक के रखा है, इसका मतलब वो कुछ फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स लगा रहा है, एक्स्ट्रा बच गया वो वाला फोर्स ना, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, और नेट फोर्स जीरो नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन जब दोनों चार्ज पार्टिकल जब तू छोड़ देता है बेटा, तो छोड़ देने पे क्या होगा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ क्या लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा था। अगर ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये इस पर फोर्स ऐसा है, ये इस पर फोर्स ऐसा है, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो यहां लगा सकता था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन वहां नहीं लगा सकता था, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, तो आंसर है हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कब करते हैं, जब कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना, सिर्फ इतना देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है कि नहीं,
मोमेंटम का सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन की, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या देखते हैं, नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। तो यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं था, और इसके पहले वाले जो 2 क्वेश्चन कराया उसमें नेट फोर्स जीरो था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब क्या क्या कैसे कैसे करना है। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं इधर उधर टाइप के, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो अपने को क्या है, अपन लोग करते रहते हैं, उसमें कौन सी खास बात है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए, करते रहिए।